अजीज़ दोस्तों नमस्कार। भारत में काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है और इलेक्शन के दौरान भी काफ़ी इंटरफियरेंस थी फॉरेन। इसमें पाकिस्तान का कितना किरदार है वो आपको सिर्फ इस तस्वीर से समझ में आ जाएगा कि इस साल के अर्ली में जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई के डीजी नदीम अंजुम अमेरिका गए थे और अमेरिका में एक हफ्ता रहे थे। अमेरिका की डीप स्टेट से बहुत सारी मुलाकातें हुई थी। एंटोनी ब्लिंकन से भी मीटिंग की थी, लेकिन मेन मीटिंग इनकी हुई थी विक्टोरिया नुलैंड से। विक्टोरिया नुलैंड डीप स्टेट की रेजिम चेंज एक्सपर्ट हैं। जिस तरह यूक्रेन में इन्होंने जेलेंस्की को ला के अपना एजेंडा पूरा किया, वरना यूक्रेन वाला मामला ख़राब ना होता, ये ज़बरदस्ती जेलेंस्की को ला के इन्होंने किया था। इस तरह इनकी कोशिश थी कि इंडिया और बांग्लादेश में भी रेजिम चेंज हो। पाकिस्तान में तो एक आवाज़ पे जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा दिया। इंडिया बांग्लादेश इनके हाथ में नहीं आ रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में मामला क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं, इंडिया में क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई साहब, इंडिया में इस डीप स्टेट का सारा किरदार है। अजीज़ दोस्तों, लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने इलेक्शन में मोदी की पीठ में छुरा मारा। मैं एग्री नहीं करता। छुरा उस वक्त मारते जब उन्होंने मोदी जी को अपना वादा किया हो मदद का या इलेक्शन में वोट देने का। मुसलमान तो इलेक्शन से बहुत पहले से, जितने मुल्ला हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुसलमानों के, सब ने एक आवाज़ में यही कहा था कि बीजेपी का बाइकआउट करना है, बीजेपी को नहीं आने देना, मिल के यूनाइटेड होकर सब वोट डालो बीजेपी के खिलाफ, ताकि बीजेपी 400 पार ना कर जाए। छुरा तो उस वक्त मारते हैं ना जब उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन की हो और कुछ किया हो और पीछे से वोट ना दिया हो। मुसलमान इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहा है, साफ सुथरा, कि भाई हम वोट नहीं देंगे। अजीज़ दोस्तों देखें, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। तो खाली आप पिछले एक सवा महीने की बात देखें तो 9 जून को रियासी कश्मीर में बस पे अटैक होता है, 10 यात्री मारे गए, काफ़ी ज़ख्मी हुए। 11 जून को एसपीओ 5 सोल्जर्स डोडा में ज़ख्मी हुए, एक सीआरपीएफ कांस्टेबल कठुआ में ज़ख्मी हुए, मारे गए। 12 जून को पुलिस के लोगों को हमला करके डोडा के गुंडो इलाके में ज़ख्मी कर दिया। 26 जून को 3 टेररिस्ट डोडा में भारत की फोर्सेस के हाथों मारे गए इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हुए। 6 जुलाई को 2 सोल्जर चीनीगाम कुलगाम में टेररिस्टों के हाथों वीरगति हुए। 8 जुलाई को 5 सोल्जर वीरगति हुए, 5 जख्मी हुए कठुआ में। 9 जुलाई को डोडा में फिर इनकाउंटर होता है। 15 जुलाई को 1 ऑफिसर और 3 फौजी शहीद होते हैं, वीरगति होते हैं डोडा धारी गेट। ये लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये कंटिन्यूस पाकिस्तान चाइना द्वारा अटैक हैं। इसमें महबूबा मुफ्ती हिजबुल मुजाहिदीन की फ्रंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो पत्थरबाजी करते थे उनको जॉब देती थी। उनकी नज़र में ये जॉब हासिल करने के लिए आपके सीवी में आपकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि पत्थरबाजी कैसी कर सकते हैं आप। टेररिस्टों के घरों पे जो मारे जाते थे भारत की फ़ौजों के हाथों, उनके घरों पे जाके मदद का ऐलान करती थी। ये मैं नहीं कह रहा, अभिजीत अय्यर मित्रा ने टाइम्स नाउ टीवी पे प्रोग्राम के दौरान कहा। अजीज़ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएगी एक दिन अगर रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस कांग्रेगेशन को रोका ना गया। और ये अजीज़ दोस्तों अलार्मिंग सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों,
ये कमाल फारूकी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, जो कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी सूरत इस मुल्क में कबूल नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसके ऊपर बाकायदा, आज भी हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके ऊपर हम बाकायदा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिएक्ट करना है बताएंगे आपको। यूसीसी तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशन। माई कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फर्मली गिव्स मी द राइट टू फॉलो माई रिलीजन, वेदर आई एम ए मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, वेदर आई एम ए संतानम और अदर, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी द राइट, अनलेस इट इज ए क्रिमिनलिटी ऑफ एनीथिंग। जो अगर मिसाल के ऊपर किसी ने किसी का कत्ल किया, खून किया, उसकी सजा तो सबके लिए बराबर है। उस तरह के जो लॉ को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पर्सनल लॉज हैं, जो मेरे कानून से प्रोवाइड किए हुए हैं, जो मेरे कुरान मजीद ने बताया है, उसके अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं चाहते। और भाई साहब, दुनिया के तकरीबन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मुझे दिखा दें दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे 2 कानून हैं। डेवलप वर्ल्ड को देख लें, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, सब जगह। बनाना रिपब्लिक्स में देख लें, तुर्की, पाकिस्तान टाइप की कंट्रीज में भी एक ही कानून है। अरब कंट्रीज में चले जाएं, मुस्लिम कंट्रीज में सब जगह एक कानून है। तो भारत में क्यों नहीं है भाई? आपके फायदे का नहीं है, इसलिए आप रोक रहे हैं। तो अजीज दोस्तों, ये है कि आजकल एक नया मुद्दा चल पड़ा है कि यूपी में ये ऑर्डर दिया गया है कि खाने पीने की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, उनके ऊपर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। और ये कंफर्म हो चुका है कि ऑर्डर आया है। उत्तराखंड और यूपी में ये चीज़ें ऑर्डर दे दी गई हैं। उसकी वजह क्या है? इस पे इतना मुसलमान क्यों तिल में लगा है? और जो सिक्युलर हैं, जो वो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, क्यों उसको इतना कैंपेन कर रहा है? मुझे एक बात बताएं कि दुनिया भर में हलाल फूड मिलता है। कोई एक हलाल प्रोडक्ट बनाने वाला दिखा दें जिसमें एक भी नॉन मुस्लिम काम करता हो। ऑनर तो दूर की बात, नॉन मुस्लिम ऑनर होना तो दूर की बात, कोई वर्कर, एक मिसाल है कि कोई बहुत बड़ा यूनिट है जो कि हलाल फूड बनाता है, फ्रोज़न सा खाना बनाता है, शीख कबाब, शामी कबाब वगैरह वगैरह, उसमें जो वर्कर्स होते हैं उसमें कोई एक नॉन मुस्लिम बता दें, ये अलाउड ही नहीं है। तो फिर भारत में क्या मसला है भाई? देखें, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, वो तो है ही है, जिसकी 50 वीडियोस विटनेस हैं। हरकतें तो आपकी सही है नहीं। आप, एक मिसाल है कि आपने एक ढाबा खोला हुआ है, जय माता दी उस ढाबे का नाम रखा है, आप मुसलमान हैं, तो आपने जय माता दी क्यों लिखा है? जबकि आपको बोला जाए कि जय श्री राम या जय भारत, भारत माता की जय या जय माता दी बोलें, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो हमारे लिए अलाउड नहीं है इस्लाम में। तो आपने अपने रेस्टोरेंट का, अपने ढाबे का नाम क्यों रखा है? और रखा है तो फिर नीचे लिखें कि मोहम्मद आरिफ आजा क्या का ऑनर है इसका। आप अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे तो आपको लिखने में क्या मसला है? The UP government's new rule requiring shop owners and employees to display nameplates has created a big controversy. But let's get to the core issue. Food plays a crucial role in many religions, as demonstrated by the global acceptance of halal and kosher certifications. Acknowledging religious food sensitivities is not a new concept. For many Hindus, consuming Shuddha Shakahari food is not just a preference, but a necessity throughout the year, and especially during the auspicious month of Sawan. To find a permanent solution, a better approach would be for the government to introduce Shuddha Shakahari certification. This certification would guarantee that all ingredients are vegetarian, utensils and facilities are thoroughly cleaned and never come into contact with meat. Food is prepared by cooks who are strictly vegetarian and maintain high personal hygiene standards. And once established, Hindus will need to actively support these certified businesses. And the government will have to conduct regular surprise inspections in order to prevent any fraudulent activities. What better way to make vegetarians feel included and respected? Let's do it for humanity. Har Har Mahadev.
जब मुसलमान अलाउ नहीं करता किसी नॉन मुस्लिम को अपने किसी, मतलब आप मुझे यहाँ पे यूरोप में आप कहेंगे कि इतने सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस पर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, महाराजा, मतलब पीटीआई का एक बंदा है जो ब्रसल्स में हमारा दोस्त था, और पीटीआई के जितने जलसे होते थे उसके रेस्टोरेंट में होते थे, रेस्टोरेंट का नाम था महाराजा, चलता ही इंडियन नाम पे। तो आप कहोगे कि यूके में तो मना है, तो भाई साहब वो महाराजा रेस्टोरेंट हो, वो दूसरे मुसलमानों के रेस्टोरेंट हो, वो नॉन मुस्लिम को एम्प्लॉय नहीं करते। मैक्सिमम अगर एम्प्लॉय किया तो बर्तन धोने के ऊपर, बाकी किसी चीज़ पे नहीं। बर्तन धोने के लिए अगर किसी गरीब सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को रख लिया तो रख लिया। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट तक नहीं देते नॉन मुस्लिम को अपने ढाबों में, अपने रेस्टोरेंटों में, अपने खाने की जगहों पे, तो आप इस चीज़ पे इतना तिल मिला क्यों रहे हैं कि हमें नाम लिखने पे मजबूर किया जा रहा है। और ये हैं सब मेले। ये अगर आप सिर्फ ये जो है ना आपके सामने, ये अगर यूरोप में होते, अमेरिका में होते ना, तो जेलों में होते। जिस किस्म की ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं भारत में, इनकी जगह जेलों में होती, लेकिन भारत में मज़े लगे हुए हैं इनके। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो ढाबों का और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरी नज़र में गलत चीज़ नहीं है। ये कम्युनल डिवीज़न पैदा नहीं करता। भाई आप मुझे ये बताएं कि किसी भी खाने की चीज़ पे हलाल सर्टिफिकेशन होता है? क्यों बताना ज़रूरी है कि ये मुसलमानों के लिए हलाल है? तो फिर हिंदुओं के लिए बताने में क्या मसला है भाई? भाई रेस्टोरेंट में एक मुसलमान जाता है यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, कहीं भी, वो पहली चीज़ क्या नोटिस करने की कोशिश करता है कि हलाल है कि नहीं। हलाल का वो स्टिकर ढूंढेगा, हलाल का पूरा वो ढूंढेगा। जब मुसलमानों को ये फैसिलिटीज़ दी है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? क्या कोई हिंदू के पास हलाल सर्टिफिकेशन का अलाउड है? एम्प्लॉयमेंट तक अलाउड नहीं है, तो फिर आप ये सब चीज़ें कैसे? अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं ये छोटा सा आपको एक 20 सेकंड की वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें कर्नाटका के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया एडमिट करते हैं कि हमने करप्शन की थी। आप कह रहे हैं 187 करोड़ की थी, नहीं, हमने खाली 89 करोड़ 62 लाख की थी। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, 187 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು, 180 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 187 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 89 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ. 187 ಕೋಟಿ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ अब अजीज दोस्तों, सॉरी टू से, क्या भारत भी बनाना रिपब्लिक नहीं बनता जा रहा? भारत में सिर्फ एक बीजेपी ही लगी हुई है कि भारत को डेवलप करे, भारत को एक ज़बरदस्त कौम बनाए, कंट्री बनाए, इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, डेवलपमेंट वर्क के हवाले से सब कुछ। लेकिन ये जो चीज़ें हम देखते हैं, थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.